नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह 3 विषय। चीन को लाल आंख दिखाने की जगह क्यों आंख बंद कर रहा है भारत। दूसरा, क्यों बेलगाम है अधिकारी उत्तर प्रदेश में। और तीसरा, निमिषा प्रिया को क्या फांसी होगी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम हर महीने आपको हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। और अगर हर महीने का आप आर्थिक कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि चैनल ठीक से चले, इसके लिए थोड़े आर्थिक सहयोग आपसे मिल जाएगा तो चैनल भी सुचारू रूप से चलेगा। तो सबसे पहली बात, चीन को लाल आंख दिखाने की जगह क्यों आंख बंद कर रहा है भारत। ये इस रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं कि अभी भारत के एस जयशंकर साहब चीन की यात्रा पे गए थे। मेरे हिसाब से जो अभी जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की झड़प हुई उसमें अगर आप शांति की बात करें और अगर शांति इसका पर्पज़ है तो शायद मूल जो अपने जो ज़्यादा एक दूसरे से हम लोग के प्रति खराब राय रखते हैं वो पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान जाते, चीन जाइए, श्रीलंका जाइए, बांग्लादेश जाइए, अच्छी बात है, पड़ोसी हैं। लेकिन चीन जाइए और वहाँ पे उसकी किस तरह से तारीफ़ करिए और उसके बारे में क्या क्या बोलिए, उस पर ज़रा एक बार अपने को ये देख लेना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। मैं एक छोटी टेबल इसलिए लगा दे रहा हूँ कि ज़रा ये समझ लीजिए कि हमारे और चीन आज की तारीख में हम कैसे बैलेंस्ड हैं एक दूसरे के प्रति। पहला कॉलम आप देख रहे हैं, पॉपुलेशन, आबादी। आज भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा है, हम करीब 145 करोड़ हैं, चीन 142 करोड़ है। जीडीपी, टोटल जीडीपी की जब बात करें तो हम अपने को चौथा या पांचवा विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत समझते हैं। हमारा जो टोटल जीडीपी है वो 3.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। हमारे सामने चीन है 18.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 18.53, करीब करीब हमसे 600 गुना ज़्यादा। अब पर कैपिटा की भी बात कर लें भाई, हमारी और उनकी आबादी करीब करीब बराबर है। पर कैपिटा इनकम हमारी 2,880 यूएस डॉलर पर व्यक्ति है और चीन की 13,000 यूएस डॉलर पर व्यक्ति है। फिर भी बहुत अंतर है, हमसे बहुत आगे हैं। अब जरा डिफेंस पे कितना बजट कर, क्योंकि ये आप गए हैं, हमारी झड़प हुई है, हमारी सीमा से हरदम कुछ ना कुछ सीमा पे विवाद रहता है। अभी भी हमारा बॉर्डर नहीं बना है, हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। हमारा कुल जो डिफेंस बजट है वो 73.9 बिलियन यूएस डॉलर है। 1 बिलियन यूएस डॉलर में 8,500 करोड़ होते हैं मोटे तौर पे। तो हम करीब 73.9 या 74 बिलियन यूएस डॉलर है। हमारे सामने चीन कितना उसका बजट है, 229 बिलियन यूएस डॉलर, 229 बिलियन यूएस डॉलर, मोटे तौर पे करीब करीब 300 गुना आपसे ज़्यादा है। अब हमारी और उसकी सेना कितनी है, जो हमारी उसकी मिलिट्री, जो एक्टिव मिलिट्री है, वो रिजर्व और वो नहीं, एक्टिव, जो लोग वर्दी पहन के एक्टिव सर्विस में है, वो हमारे यहाँ है 14,55,000 मोटे तौर पे, और चीन की है 20,35,000। अब एक और मैं करके मुख्य आऊँगा, हम दोनों लोग न्यूक्लियर शक्ति है, हम दोनों लोग का। और ये अजीब सी चीज़ है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, चीन और पाकिस्तान, 3 ऐसे देश हैं एक दूसरे के पड़ोसी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। हमारे पास 150 वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर, चीन के पास 320 वॉरहेड्स हैं। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई थी कि आपको एक अंदाज रहे अपनी, हम कहाँ खड़े हैं और हम किससे हमारा मुकाबला है। मैं एक चीज़ और कह दूं कि मोदी जी और एस जयशंकर साहब का, मोदी जी चाइना एज चीफ मिनिस्टर 4 बार गए थे और एज प्राइम मिनिस्टर 5 बार गए हैं।
वो आखिरी बार लेकिन 9-10 जून 2018 में गए थे, उसके बाद वो चीन नहीं गए हैं। इसके सामने जो शी जिनपिंग हैं, जो उनके प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके जो सबसे बड़े अधिकारी, मतलब सरकार के सबसे बड़े एक पद पे बैठे हुए हैं, वो भारत 3 बार आए और आखिरी बार 11-12 अक्टूबर को महाबलीपुरम में आए थे। ये एक हम आपको वो दे रहे हैं, 3 बार भारत आए हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, शी जिनपिंग साहब जो हैं वो रशिया 11 बार गए। तो उनसे उनकी कितनी घनिष्ठता रशिया से हो गई, सिर्फ इसको बताने के लिए मैंने ये फिगर आपको बताई है। एक और चीज़ बता दूं कि एस जयशंकर साहब का चीन से पुराना नाता है। 2009 से 2013 तक करीब 4.5 साल वो एम्बेसडर रहे, राजदूत रहे भारत के चीन में, और अभी तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग राजदूत चीन में एस जयशंकर साहब ही रहे हैं। अब हम आ जाएं, जो मैं कह रहा हूं कि एस जयशंकर साहब गए क्यों हैं, और वहां जाके वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, हाथ मिला रहे हैं, कभी उपराष्ट्रपति से तो कभी राष्ट्रपति से उनके, और बड़े मुस्कुरा के बातचीत हो रही है। और वहाँ वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं कि हमारे और आपके संबंध बहुत सुधर रहे हैं, हमारे आपके संबंध सुधर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भारत के मतलब जो नंबर 2 हैं आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि जो हमारी और पाकिस्तान की अभी जो झड़प हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का सुपरविजन चाइना कर रहा था। वो चाइना के सुपरविजन में पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पिछले 5 साल में जो कुल हथियार आए हैं उसका 81%, 81% चाइना से आए हैं, और आप वहाँ भागे भागे चले गए हैं और कह रहे हैं कि संबंध बहुत सुधर रहे हैं। तो या आपको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ नहीं है, लेकिन मैं सेना के बारे में तो कहूँगा कि उनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ है। तो आप किस मुगालते में, आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये भी ध्यान रखिए, आप जब कह रहे हैं कि संबंध हमारे उनके सुधर रहे हैं, गलवान हुआ था 2020 में। गलवान होने के 4-6 दिन बाद, जून में हुआ, उसके 4-6 दिन बाद मोदी जी ने क्या कहा था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि जो हमारी दोनों फ्रंट्स हैं, लद्दाख भी और अरुणाचल भी, वहाँ पे चीन ने बफर जोन में आके अपने रिहायशी घर या परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या यथास्थिति, स्टेटस को एंटे बोलते थे उस समय, क्या अप्रैल 2020 की यथास्थिति आज कायम है, जहाँ पे उस समय आपकी फौजें जा सकती थी या जितना कंट्रोल कर सकती थी, है? और आप कह रहे हैं कि संबंध सुधर रहे हैं। आपकी ज़मीन पे या बफर जोन पे आके चीन ने कब्जा कर लिया है, बैठ गया है, स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ऐसे जोन जहां आप पहले बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के पेट्रोलिंग पे जा सकते थे, अब वहां आप नहीं जा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि संबंध सुधर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कर रहा है, उसने अरुणाचल में 30 जगह के नाम चीन ने अपने हिसाब से, उसका कहना है कि अरुणाचल तो मेरा, मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगा। जैसे आप यहाँ कर रहे हैं ना कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और इस तरह से, वो भी वहाँ फैजाबाद का नाम अयोध्या, ये सब करके, तो वो वहाँ कह रहा है कि नहीं ये सब हमारी जगह है, हम इसका नाम बदलेंगे। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि चीन ने के साथ हम कहते हैं, अच्छा, ये एस जयशंकर साहब सार्वजनिक रूप से बयान दिए हुए हैं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कहा है कि चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। तो क्या आप उस बड़ी आर्थिक शक्ति के सामने नतमस्तक होके उसकी चिरौरी करने गए हैं? क्योंकि 1-2 चीज़ें समझ लीजिए, जो पाकिस्तान से आपका जब भी झगड़ा चल रहा है ना, उसमें अब चीन एक मेजर प्लेयर हो गया है। चीन, आज आप व्यापार की बात कर रहे हैं, चीन ने जो आपके यहाँ जो मुख्य चीज़ जो आप इंपोर्ट करते थे, फर्टिलाइज़र, एक स्पेसिफिक तरह की, उस पर रोक लगाई हुई है। टनल बोरिंग मशीन जो है, टनल जो बनाने की मशीन है, वो रुके हुए हैं।
और एयर अर्थ जो है उस पर भी रोक लगाई हुई है। इस समय चीन ने इन सारी चीज़ों पे लोग, और आप जाके कह रहे हैं कि हमारे संबंध सुधर गए हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, इसमें तो कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। पहलगाम में आज 90 दिन हो गए हैं। भारत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपने आका की जान बचाने के लिए, या उनके ऊपर कोई ना आए तो कह रहे हैं कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन सबको पता है। आपने क्या वहाँ जाके चीन से कहा कि भाई पहलगाम में जो लोग आए थे उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप चुप हैं वहाँ। ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि आज की तारीख में लगातार बीजेपी के लोग, सरकार भी और बीजेपी के सदस्य भी, ज्योति मल्होत्रा अभी गिरफ्तार हुई, मई 2025 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। उनका हैंडलर कौन था? उनका हैंडलर दानिश था। दानिश को पहलगाम घटना के बाद और भारत पाक युद्ध जो हुआ सीज फायर के समय, दानिश था जो पाकिस्तानी दूतावास में काम करता था, वो ज्योति मल्होत्रा का हैंडलर था। उसको भारत ने वापस किया। आपने क्या बताया सबको, देश को, कि जो ज्योति मल्होत्रा है वो कहती थी कि वो बीजेपी की, हरियाणा बीजेपी की सदस्य है। वो तो है, आपके सारे मंत्रियों के साथ उसके फोटो हैं। भारत जोड़ो या अरे भारत तो क्या कौन सी है, वंदे भारत में वो इनॉग्रेशन में जा रही है, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रही है। आपके लोग हैं, इस पर आप नहीं कोई बयान देंगे? ध्रुव सक्सेना आईटी सेल वाला जो आपका बीजेपी मीडिया का था, जासूसी में गिरफ्तार हुआ। कितने लोग हैं जिनके नाम लिए जाएं? मेरा सिर्फ कहना यह है कि इस समय इट इज़ हाई टाइम दैट वी मस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड। आप चीन के सामने जाके चिरौरी कर रहे हैं। देश को ये भी बताइए कि चीन लगातार आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है, आपके दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है। और सिर्फ यही नहीं कर रहा है, चीन से आपका व्यापार लगातार आप उससे इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं और आपका जो एक्सपोर्ट होता था वो कम होता जा रहा है। और वो छोटा मोटा नहीं है। चीन और भारत के व्यापार में 100 बिलियन US$ का डेफिसिट है। हम इतना ज़्यादा उनसे खरीदते हैं और इतना कम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये लाल आँख दिखाने की जगह आपने तय कर लिया। क्यों आप ये कर रहे हैं? कौन सी आपके ऐसी चीज़ें उनसे दबी हुई हैं? आप क्यों उनके सामने इतने लाचार नज़र आते हैं? ये इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। अब दूसरी बात कर लें, क्यों बेलगाम है अधिकारी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी जिस तरह से बेलगाम हो गए उसका कोई सोचने ही वाला नहीं। इकरा हसन एक यंग महिला सांसद कैराना से, अभी वो अपने चुनाव क्षेत्र में अपने एक एडीएम साहब के पास गए। एडीएम साहब के साथ आपके पास जब वो गई तो उनके साथ वहाँ की जो एक पंचायत है, शामलपुर नगर की पंचायत की जो अध्यक्षा थी शमा परवीन जी भी थी। वहाँ पे जो एडीएम साहब थे संतोष बहादुर सिंह, जैसा इकरा हसन ने आके कहा है, एमपी साहब ने, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की और उनको अपने कमरे से निकल जाने के लिए कहा। कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये देश संविधान से चलता है और इस देश में लोकतंत्र कायम है। और लोकतंत्र में अगर आप याद रखिए तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये सरकारी नौकर हैं। और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो सरकार है। वो सरकार में हो ना हो, वो उस पार्टी का हो ना हो, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। ही इज पार्ट ऑफ द एंटायर एग्जीक्यूटिव। आप क्या हैं? आपका काम हमारे टैक्स पेयर पे वो काम करना है जो चुने हुए प्रतिनिधि कहेंगे। आपकी मैनुअल में लिखा, मैंने आपका जो सर्विस रूल है उसमें यह है कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आपके यहाँ आता है, आपको खड़े होकर नमस्कार करके उसको बिठाना है, उसकी बात सुननी है, उस पर कार्रवाई करनी है। आपका इतना दिमाग खराब हो गया है सिंह साहब, मतलब ये भी हद है उन संतोष बहादुर सिंह की। क्योंकि आप एक जाति विशेष से आते हैं तो इसलिए आपका दिमाग खराब है कि आप चुने हुए सांसद, और वो भी महिला सांसद को आप कहेंगे कि मेरा ऑफिस है, इससे निकल जाओ। ये याद रखिएगा, ये इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। और संतोष बहादुर सिंह, आप एक काम जो खराब कर रहे हैं, आप अपने लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
एडीएम अगर आप हैं तो आपके पास, मैं ये मान के चल रहा हूँ, पीसीएस हो या आईएएस हो, कम से कम 25-30 साल की अभी सर्विस आपकी बाकी होगी। जो भी सरकार आएगी, और मैं कह रहा हूँ जो भी सरकार आएगी, विपक्ष तो छोड़ दीजिए, अगर वो बीजेपी की भी सरकार आई और अगर आपकी जाति का मुख्यमंत्री नहीं हुआ तो आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा पैदा होगी। और अगर विपक्ष की सरकार आ गई, और विपक्ष की अगर सरकार आएगी तो इकरा हसन की ही पार्टी की सरकार आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, जो समाजवादी पार्टी की, तब आपके लिए ये जो आपने आज हरकत की है ये बहुत महंगी पड़ेगी। आप ये इस, और मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि ये कोई आम बात नहीं है, लोग लाख कहें, समाजवादी पार्टी में बड़े गुंडों का राज था, तो ये कौन, ये क्या है, ये कौन गुंडे हैं? ये एडीएम की गुंडागर्दी नहीं है। अगर एक महिला सांसद के साथ ये करना तो गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी क्या होती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेलगाम है इस समय अधिकारी, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं और इस पे कोई लगाम लगती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगाम एक ही होगी कि चुनाव के समय ही इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उसके उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को शायद झेलना पड़े। अब तीसरी बात कर लेते हैं, निमिषा प्रिया को क्या फांसी होगी? पहले तो ये निमिषा प्रिया की बात इसलिए समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से रोज़ ही आप कर रहे हैं कि एक केरल में रहने वाली एक नर्स हैं, यमन में उनको फांसी होने वाली है, फिर कल आपको खबर आई कि वो फांसी स्थगित हो गई है। पहले तो समझ लीजिए कि निमिषा प्रिया का मामला क्या था। एक नर्स थी जो 2008 में यमन चली गई हैं आजीविका की तलाश में, नौकरी के लिए। 2015 में उन्होंने वहाँ पे अल अमन मेडिकल क्लिनिक एक खोल ली और उनके साथ जो उनके पार्टनर हुए को ओनर वो मेहंदी साहब थे, जो लोकल यमनी थे। ज़्यादातर जगह पे ये कानून है, जैसे दुबई में भी, कि लोकल एक आपको व्यक्ति लेना पड़ता है तभी आप वहाँ कोई बिजनेस कर सकते हैं। मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, शायद यमन में भी ये कानून रहा हो। फिर यमन में 2015 में सिविल वॉर शुरू हो गई, डिस्टर्ब हो गया यमन। 2016 में प्रिया ने ये लिखित शिकायत की कि उसका हैरेसमेंट हो रहा है, उसके जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट इत्यादि, वो मेहंदी नाम के व्यक्ति ने उससे लेके अपने पास अपने कब्जे में रख लिया। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो भी जानता है, दुबई, सऊदी, ये जो पहले गल्फ़ में जाते हैं ज़्यादातर मजदूर या जो इस तरह के लोग, उनका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट लेके जो भी मालिक है वो अपने पास रख लेता है और फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो उसका पासपोर्ट, अब बिना पासपोर्ट के वो वापस इंडिया नहीं आ सकते, उसका हैरेसमेंट होता है। वो काफ़ी दिन तक ये चलता रहता है। अंतोगत्वा जो आरोप है वो आरोप ये है, और जो कोर्ट में प्रूफ हुआ है कि प्रिया निमिषा ने, चूँकि वो ट्रेन नर्स थी, उनको एक इस तरह का इंजेक्शन दिया जिसमें सेडेटिव था, उसकी ओवरडोज हुई और ये मेहंदी साहब मर गए, क्योंकि इनको अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट उससे लेना था। मेहंदी साहब मर गए। फिर ये सब बात जुलाई 2017 की होती है, मेहंदी मर जाते हैं। अगस्त 2017 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जब वो यमन से भागना चाह रही होती, तब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ मुकदमा चलता है। 2018 में उनको मर्डर का दोषी मान करके उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। फिर वो 2020 फिर वो डेथ सेंटेंस, जैसे हमारे यहाँ अदालत है, निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो डेथ सेंटेंस कायम रहता है। इस बीच काफ़ी कोशिश होती है कि किसी तरह से उनको वहाँ से छुड़वा लिया जाए, लेकिन वो छूट नहीं पाते। भारत सरकार से बहुत तरफ होता है कि भाई इनको छुड़वाने का करो। एक महिला है 38 साल, बहुत यंग लेडी हैं। इसमें अभी एक रोल आता है, एक व्यक्ति हैं जिनको ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरल के एक मौलाना हैं, 94 वर्ष के हैं, मुस्लियार साहब। उनका नाम वैसे शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार हैं। वो इसमें बीच में पढ़ते हैं। अपने काउंटर पार्ट जो वहाँ उनके जो एक बड़े मतलब धर्मगुरु हैं, उनसे बात करते हैं। और फिलहाल के लिए ये जो फांसी है वो टाल दी गई है। अब वो सारा मामला ये है कि यमन में एक और है कि उसको ब्लड मनी बोलते हैं, कि अगर किसी की हत्या हुई हो और जो उसके घर वाले उस हत्या के एवज में अगर कोई पैसा लेने को तैयार हो जाए तो कॉम्पनसेशन देके वो मामला ख़त्म हो सकता है।
लेकिन इसके घर वाले जो मेहदी के थे वो उस ब्लड मनी के लिए तैयार नहीं थे। इनके लिए एक फ़ंड भी रेज़ हुआ था 1-2 साल पहले, करीब $40,000। लेकिन अब ऐसी बात आ रही है कि पहली बार इसके घर वाले एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के उस कॉम्पनसेशन की बात शायद जो जिसको ब्लड मनी बोलते हैं कि कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि शायद निमिषा प्रिया का यह हो जाए। मैं 2 चीज़ें इसमें बता दूं। एक चीज़, शायद रिलीजियस लीडर्स का यही रोल है। उनका रोल ये नहीं है कि जाके उस मंदिर के नीचे क्या और मस्जिद के नीचे क्या है और उसको खोदो, इसको करो, इसको लड़ाओ। इनका जो मूल काम है, निमिषा प्रिया नाम से तो ये निमिषा प्रिया मुस्लिम तो नहीं लगती हैं, तो निमिषा प्रिया के लिए अगर एक मुस्लिम धर्मगुरु अपनी सारी गुडविल को लगा के वहाँ बात करता और इनको अगर मृत्युदंड से मुक्ति मिल जाती तो ये बड़ी बात है। दूसरा मुझे ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए भी ये कई वेकअप कॉल हैं। ये भी एक वेकअप कॉल है कि भारत से जो भी व्यक्ति जा रहा है नौकरी की तलाश में, जो भी व्यक्ति जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको इस भारत सरकार का प्रोटेक्शन उसके साथ होना चाहिए कि अगर उसके डॉक्यूमेंट्स रखे जाएं तो उसको कोई ना कोई लाने का जरिया होना चाहिए। क्योंकि वो जा रहा है तो इमिग्रेशन के थ्रू जा रहा है, या भारत सरकार को पता है वो कैसे जा रहा है, वर्क जो भी हो। लोग कहेंगे लेकिन निकला तो आपके देश से है ना, मॉनिटरिंग तो आपकी है ना कि कैसे गया है वहाँ। भाई इमिग्रेशन 6 महीने ज़्यादा, आप कुछ तो एक सिस्टम बना लीजिए, क्योंकि गरीब देश है, लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से वहाँ जाना ही पड़ेगा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश जाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर इस तरह की फिर से अगली बार किसी निमिषा प्रिया को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ इस तरह का कदम उठाते हैं जिससे उनको फांसी मिले, ये दोबारा ना हो, तो इसके लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कार्रवाई करनी होगी कि कम से कम जो लोग जा रहे हैं उनको भारत सरकार का प्रोटेक्शन रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।